हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सभी सकुशल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, वर्तमान में हमारी जो क्लास चल रही है वो यूट्यूब के सहारे ही हम चला रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी को सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। इसी कड़ी में आज की हम एक नई कक्षा लेकर के आपके सामने आए हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो भी आपके उसी बिंदु से जुड़ी हुई है, उसी विभाग से जुड़ी हुई है, यानी आपका जो फर्स्ट पेपर है उसी फर्स्ट पेपर में से हम अगला टॉपिक आज ले रहे हैं। मेरा अनुमान यही है कि अभी तक जितनी क्लासें मैंने ली है उसमें से बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा और फिर भी अगर आपकी कोई शंका है, कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए आप कमेंट्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट करना पॉसिबल नहीं है तो स्क्रीन पर जो नंबर मैं चलाता हूँ उस पर आप व्हाट्सएप करके मुझे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। मैं श्योरली मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सुविधा है ये केवल मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी है कि हम किसी ना किसी तरह से कनेक्ट रहें। और फिलहाल जो है यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी आ चुका है तो उसी के आधार पर अब हम वीडियोस क्लासेस जो हैं वो अगली बनाएंगे। और आज का जो बिंदु मेरा है वो बिंदु है, या आज हम जिस बिंदु के विषय में पढ़ेंगे वो है हमारा वही चल रहा बिंदु मुगल साम्राज्य। तो देखिए, मुगल साम्राज्य के विषय में अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन बिंदुओं के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं का उसमें कुछ ज़्यादा इतना योगदान था नहीं। उसके बाद अकबर आया जिसको हम इतिहास में महान भी कहते हैं, या कुछ इतिहासकारों में इसमें मतभेद है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा जो कार्य किए गए उसके आधार पर हम उसको महान कह सकते हैं। उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और अंतिम सम्राट जो था उसको हम औरंगजेब के नाम से जानते हैं। अंतिम सफल सम्राट जिसको हम कह सकते हैं वो औरंगजेब था, क्योंकि औरंगजेब के पश्चात ऐसा कोई कुशल प्रशासक, ऐसा कोई कुशल सम्राट हमारे यहाँ आया नहीं जिसको हम मुगल वंश से संबंधित करके देखें या मुगल वंश से जोड़ करके देखें। तो मुगल साम्राज्य जो कि बाबर के द्वारा शुरू किया गया और उसके कुशल प्रशासक के रूप में अंतिम को जो हम देखते हैं वो हम औरंगजेब को मानते हैं। अब इस जगह पर औरंगजेब के पश्चात भी शासक तो हुए लेकिन वो सफल नहीं कहे जा सकते। तो कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि औरंगजेब जो है वो मुगल साम्राज्य का पतन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और अंत में यानी जो मुगल शासन या जिस मुगल शासन की नींव बाबर ने रखी, तो करीब 1750 के आसपास इसका प्रभाव दिल्ली के इर्द गिर्द तक ही सिमट करके रह गया। यानी बाबर से शुरू होकर के जब ये मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ तो ये धीरे धीरे पूरे देश में फैलता गया और अकबर के समय में तो लगभग पूरे देश में फैला, लेकिन अंतिम समय में आकर के और 1750 के आसपास अगर हम देखेंगे तो 1750 ईस्वी के आसपास ये केवल दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों तक ही सीमित हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य जो है वो सिमटता जा रहा था, सिकुड़ता जा रहा था। फिर अंत में 1803 की बात जब हम करें तो 1803 में आकर के ये जो मुगल साम्राज्य है इस पर अंग्रेजी सेना ने अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट जो है वो केवल नाम मात्र का या एक पेंशन भोगी बनकर के रह गया। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजी सेना जो थी, अंग्रेजी प्रशासन जो था उसने इस पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब हम बात करें मुगल साम्राज्य और औरंगजेब के विषय में, तो मुगल साम्राज्य को अगर हम औरंगजेब से जोड़ करके देखें तो औरंगजेब के कारण ही या औरंगजेब की वजह से ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो चुका था। इस पतन के विषय में अगर हम उसकी कुछ कमजोरियों को, कुछ त्रुटियों को, कुछ कमियों को देखें, कमजोरियां या फिर त्रुटियां, इनको अगर हम देखें तो उस पर कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इन कमियों को या इन त्रुटियों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम देखें तो उसकी धर्मांधता को हम जोड़ करके देख सकते हैं।
धर्मांधता के विषय में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि औरंगजेब जो है वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वो इस्लाम धर्म के अनुसार ही अपने प्रशासन को चलाता था। यानी इस्लाम धर्म में कुरान में जो कह दिया गया उसी के आधार पर वो अपने प्रशासन को चलाना चाहता था और इसी को धर्मांधता कहा गया, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य को काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के समय में जो शासन था या औरंगजेब का जो शासनकाल था उसको हम धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकते, धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय जो उसने कार्य किए या उस समय उसने जो योजनाएं या नियम लगाए उनके आधार पर वो धर्मनिरपेक्ष था ही नहीं। उसका जो शासनकाल था वो धर्मनिरपेक्ष था ही नहीं। जैसे कि उसने अनेकों मूर्तियों को तुड़वा करके गलियों में, मदरसों में या मस्जिदों की सीढ़ियों में चुनवा दिया था, ऐसा हमने पढ़ा था। या फिर उसने जबरन लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, इसके बारे में हमने पढ़ा। या फिर उसने जो गैर सैनिक पद थे, यानी जो उच्च पद थे अपने साम्राज्य के, अपने प्रशासन के, वो उन पर हिंदू धर्मों को या दूसरे धर्मों को जगह नहीं दी गई। इसके अलावा उसने अनेक तरह के कर लगाए जिनकी वजह से लोगों में टैक्स लगाए, जिनकी वजह से लोगों में या अन्य धर्म के लोगों में उसके खिलाफ अविश्वास बढ़ता गया। और ये सारी चीज़ें थी जो उसकी धर्मांधता को इंगित करती हैं कि उसकी धर्मांधता की वजह से इस्लाम धर्म को नुकसान पहुंचा। फिर अगर हम दूसरे बिंदु पर बात करें तो वो आता है निरंकुशता। यानी औरंगजेब जो है वो इतना निरंकुश हो चुका था कि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, यानी वो नियंत्रणहीन बन चुका था। यानी कहने का मतलब ये कि उसको समझाने वाला उस वक्त ऐसा कोई नहीं था जिसकी वजह से वो अपनी गलतियों पर गौर करे और उन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करे, बल्कि वो अपने आप को स्वयं को सर्वेसर्वा मानता था। और इसी वजह से, जैसे कि इतिहासकार इरविन ने कहा भी है कि साम्राज्य के अंतिम वर्षों में मुगल सैनिक शक्ति पर आधारित राज्य के लिए छिन्न भिन्न होना अनिवार्य था। यानी जो उसके अंतिम वर्ष थे, औरंगजेब के जो अंतिम वर्ष थे शासन के, उनमें मुगल सैनिक शक्ति पर आधारित राज्य जो था वो छिन्न भिन्न होना था। क्यों होना था? क्योंकि वो केवल शक्ति के बल पर अपने शासन को चलाना चाहता था। यानी उसकी जो दूरदर्शिता थी वो कमज़ोर थी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अकबर के समान उसकी दूरदर्शिता थी कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर के चले और अपने साम्राज्य विस्तार को नज़र में रखे, बल्कि वो केवल शक्ति के दम पर अपने शासन को चलाना चाहता था, जो कि संभव नहीं हो पाया। और उसने अपने पिता शाहजहां के साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया। यानी कि औरंगजेब जो है उसने अपने पिता जो हैं शाहजहां, उनको कैद कर लिया था। और साथ ही साथ उसके जो प्रतिद्वंदी भाई जो कि उत्तराधिकार की लड़ाई में थे, उनको भी उसने मार दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके हृदय में, उसके मन में जो है वो सदैव शंका बनी रहती थी। शंका किस बात की? कि उसका साम्राज्य उससे छिन ना जाए। इसी वजह से उसने अपने भाइयों के साथ, अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव किया। और इसी बात का डर उसके मन में भी था कि जिस तरह का बर्ताव उसने अपने पिता और अपने उत्तराधिकारियों के साथ किया, अपने प्रतिद्वंदी उत्तराधिकारियों के साथ किया है, ठीक वैसा ही व्यवहार उसके पुत्र उसके साथ ना करे। इसी वजह से उसने कभी भी अपने जो उत्तराधिकारी हैं, यानी उसके जो पुत्र वगैरह हैं, उनको कभी भी अनुभव नहीं प्रदान किया। यानी उसने प्रशासन का अनुभव उनको दिया ही नहीं, ताकि वे आगे जाकर के उस शासन को, उस साम्राज्य को आगे बढ़ा सके या कुशलतापूर्वक उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके। जिसकी वजह से औरंगजेब के पश्चात जितने भी उसके जो उत्तराधिकारी हैं, वो शासन को, साम्राज्य को संभालने में असफल सिद्ध हुए। फिर जो औरंगजेब की सिख नीति थी, क्या कह सकते हैं उसको? सिख नीति। तो औरंगजेब की जो सिख नीति थी, इस सिख नीति में हमने देखा कि उसने गुरु तेग बहादुर जो है
उनको मौत के घाट उतारा। यानी जो सिख धर्म ने विद्रोह किया था गुरु तेग बहादुर के नेतृत्व में, उसमें उसने तेग बहादुर को मृत्यु के घाट उतारा। उनके जो गुरु गोविंद सिंह है, 10वें गुरु, 10वें, उनके दोनों पुत्रों को उसने मौत के घाट उतारा, यानी उनको दीवार में, जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तो ऐसा करके उसने अन्य धर्म जो है उनसे भी शत्रुता मोल ले ली, और यही शत्रुता उसको नुकसानदायक साबित हुई है, उसको भारी पड़ी, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य संकट में पड़ा है। मुगल साम्राज्य जो है वो पतन की ओर अग्रसर हुआ। फिर बात अगर हम करें तो औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है, दक्षिण नीति, उसकी वजह से भी मुगल साम्राज्य का पतन संभव हुआ। क्योंकि औरंगजेब जो है उसने क्या किया, बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा, ये जो दो क्षेत्र थे या ये जो दो रियासतें थी, उनको मुगल साम्राज्य में मिलाने का उसने भरपूर प्रयास किया। और इन दोनों रियासतों ने मराठों को मुगलों के विरुद्ध शक्तिशाली बनाने के लिए धन और सहायता पेश की। क्यों? क्योंकि इन दोनों को नियंत्रण में लाने के लिए जब औरंगजेब ने प्रयास किया तो यहाँ के लोगों ने या यहाँ के प्रशासकों ने अपनी रियासत जाने के डर से क्या किया, जो मराठे थे उन मराठाओं को उन्होंने सहायता प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जब तक मराठा कमजोर थे तब तक उन्होंने मुगलों का कुछ नहीं किया या औरंगजेब का कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन इन दोनों ने जब इनको सहायता पहुंचाना प्रारंभ कर दिया तो ये शक्तिशाली हो गए, और शक्तिशाली होकर के इन्होंने किसका नुकसान किया, औरंगजेब का या मुगल साम्राज्य का। तो इस प्रकार भी मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ या उसको नुकसान हुआ। और इसी तरह से उत्तर भारत में भी राजपूत, सिख और जाट जो है उनको भी पनपने का मौका मिला। क्योंकि औरंगजेब जो है वो किस पर ध्यान दे रहा था, दक्षिण में ध्यान दे रहा था, और यहाँ इस दक्षिण में लगभग उसने 26 वर्ष बर्बाद कर दिए। यानी लगभग 26 वर्षों तक वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि किस तरह से वो दक्षिण के साम्राज्य को या दक्षिण का जो हिस्सा है उसको मुगल शासन में मिला सके। तो कुल मिलाकर के दक्षिण के साथ साथ या दक्षिण की वजह से उत्तर में भी उसका विद्रोह बढ़ गया या उनको विद्रोह के लिए प्रबल होने का या ताकतवर होने का मौका मिल गया। फिर जो औरंगजेब की मराठा नीति थी, औरंगजेब की मराठा नीति, उस मराठा नीति की वजह से भी मुगल साम्राज्य को नुकसान हुआ। क्योंकि औरंगजेब जो है वो इस मराठा आंदोलन को सही तरीके से भांप ही नहीं पाया। यानी वो ये समझ ही नहीं पाया कि मराठा कितने ताकतवर हो सकते हैं और वो मुगल शासन के लिए, मुगल साम्राज्य के लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं। यानी औरंगजेब ने एक तरह से इनको अनदेखा किया और यही अनदेखी मुगल साम्राज्य को भारी पड़ी और जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। तो अकबर, माफ कीजिएगा, औरंगजेब ने जयसिंह के कहने पर या जयसिंह की जो सलाह थी उसको जब उसने इनकार कर दिया, उसको जब अनदेखा कर दिया, माना नहीं, तो वही जो सलाह जयसिंह दे रहा था उस समय मराठाओं को अपने साथ लेकर के चलने की या मराठाओं के साथ मित्रतावत व्यवहार करने की, उस बात पर औरंगजेब ने गौर नहीं किया और यही मराठा इस अपमान के घूंट को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने नुकसान किसका किया, मुगल साम्राज्य का या औरंगजेब का उन्होंने नुकसान किया। फिर अगर हम बात करें औरंगजेब के राजपूत नीति की, तो राजपूत नीति में भी बिल्कुल यही देखने को मिला जो बाकी सब हिस्सों में देखने को मिला है। बाकी कारणों में हमने देखा कि औरंगजेब ने राजपूतों के साथ उस प्रकार की मित्रता या उस प्रकार का व्यवहार नहीं निभाया जिस प्रकार का अकबर ने निभाया, जिस प्रकार का जहांगीर ने निभाया और जिस प्रकार का शाहजहां ने निभाया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता था और ये लोग इस चीज़ को जानते थे कि भारत में अगर शासन करना है, भारत में अगर शासन स्थायी रखना है तो राजपूत नीति को पहल देनी होगी या राजपूत नीति को प्राथमिकता देनी होगी, राजपूतों को प्राथमिकता देनी होगी, उनका सहयोग अपेक्षित है।
और इसी वजह से अकबर ने, जहांगीर और शाहजहां ने भारत में या उत्तर भारत में हम कह सकते हैं भली प्रकार से शासन किया, लेकिन औरंगजेब यहाँ पर विफल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी कट्टरपंथी के कारण या अपनी धर्मांधता के कारण बाकी सारे धर्मों से जुड़े हुए लोगों से निकटता बनाकर रखने में वो चूक गया, और इसी वजह से इसका नुकसान किसको उठाना पड़ा? मुगल साम्राज्य को उठाना पड़ा, और मुगल साम्राज्य जो है वो पतन की ओर अग्रसर होने लगा था। फिर अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार, यानी अभी जो हमने बात की ये तो थी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार औरंगजेब की नीतियों की। अब अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक इन सभी कारणों की, तो इनमें सबसे पहले बिंदु आता है, या हम इसमें सबसे पहले बिंदु रख सकते हैं कि उत्तराधिकारी के विषय में जो नियम थे, उत्तराधिकारी के विषय में उचित नियमों का न होना। यानी मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर के निश्चित नियम नहीं थे कि कौन व्यक्ति किसी राजा या सम्राट के पश्चात उत्तराधिकारी बनेगा, जिसका नुकसान मुगल साम्राज्य को उठाना पड़ा। जैसा कि हमने देखा कि हुमायूं जो है उसको अपने भाइयों की शत्रुता, अकबर को सलीम के विद्रोह, जहांगीर को खुसरो का, खुर्रम को विद्रोह, शाहजहां को अपनी आंखों के सामने ही अपने चारों शहजादों के विद्रोह को ऐसा आए होकर देखना पड़ा। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मुगल काल में जितने भी उत्तराधिकारी हुए उन सभी उत्तराधिकारियों में आपस में झगड़ा ही हुआ। क्यों? क्योंकि निश्चित नियमों का अभाव था कि कौन व्यक्ति सम्राट बनेगा या कौन व्यक्ति उत्तराधिकारी बनेगा। और ठीक यही चीज अंत तक चलती रही, जो कि औरंगजेब के समय में भी आई। और जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के साथ जैसा बर्ताव किया और अपने उत्तराधिकारी प्रतिद्वंदियों के साथ जैसा बर्ताव किया, उसको उसी चीज का भय स्वयं औरंगजेब को भी था कि स्वयं उसके पुत्र भी कहीं उसके साथ वैसा ही बर्ताव न करें। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि उत्तराधिकारियों को लेकर के निश्चित नियमों के अभाव की वजह से जो मुगल साम्राज्य है वो पतन की ओर अग्रसर होता गया, या मुगल साम्राज्य जो है वो आपस में उलझता गया, जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। फिर अगर हम बात करें औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारियों की, कि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो सारे कैसे थे? अयोग्य। क्यों? क्योंकि उनमें अनुभव की कमी थी पहली चीज। और ये अनुभव की कमी कहाँ से आई? यहाँ से, क्योंकि औरंगजेब को भय था, और इसी वजह से कि उसके जो उत्तराधिकारी हैं वे अगर कुशल प्रशासक बन गए तो वे स्वयं वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे औरंगजेब ने शाहजहां के साथ किया। और इसी भय में आकर के औरंगजेब ने उनको अनुभव प्रदान किया ही नहीं, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ा, और उसके जो उत्तराधिकारी हैं वे कैसे हुए? अयोग्य। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी जब औरंगजेब मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब जो व्यक्ति उत्तराधिकारी बनकर के बैठा वो स्वयं कितने वर्ष का था, या उसकी उम्र कितनी थी? 65 वर्ष। और उसका नाम कौन सा, या वो व्यक्ति था कौन? बहादुर शाह। यानी 65 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह शासक बना, सम्राट बना, किसका? मुगल साम्राज्य का। तो आप समझ सकते हैं कि 65 वर्ष की अवस्था में उस व्यक्ति की शक्ति क्या रही होगी, उस व्यक्ति की योग्यता क्या रही होगी। क्या वो संपूर्ण भारत में फैले हुए मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित करने में अपना योगदान दे सकता था या नहीं? और दूसरी बात, जो औरंगजेब है उसको राजपूत विरोधी जो नीति उसने अपनाई थी, जैसा हमने भी पीछे बात की, तो राजपूत विरोधी जो नीति थी उसकी वजह से भी उसको ये नुकसान उठाना पड़ा। ये मुगल साम्राज्य का पतन उसकी वजह से भी हुआ। तो ये जो तो बहादुर शाह जो है वो अपने समय में उसने अपनी भूलों को सुधार करते हुए इन नीतियों को परिवर्तन करने का प्रयास तो किया, लेकिन वो उनमें काफ़ी असफल रहा। या क्यों असफल रहा? क्योंकि देर हो चुकी थी। यानी उस समय तक राजपूतों के मन में ये चीज़ घर कर चुकी थी कि आज अगर बहादुर शाह इस चीज़ के लिए राजी हुआ है तो क्या भरोसा है या क्या गारंटी है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा जैसा औरंगजेब ने हमारे साथ किया।
तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो कैसे थे, अयोग्य थे। और दूसरी बात, बहादुर शाह ने इनको अपने तरफ वापस करने की कोशिश तो की, लेकिन उच्च मनसब प्रदान नहीं की, जिसकी वजह से भी राजपूतों में विश्वास का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। और उसने साहू को मराठों का विधिवत नेता न मान करके मराठों से गृह युद्ध जारी रहा और दक्षिण में अव्यवस्था भी जारी रही। तो बहादुर शाह ने अमीरों को खुश करने के लिए जागीरों की अंधाधुंध बारिश तो की, लेकिन अधिकारियों को बिना सोचे समझे पदोन्नति देकर के राज्य की जो वित्तीय स्थिति थी या आर्थिक स्थिति जो थी उसको उसने कमजोर कर दिया। तो वित्तीय स्थिति कमजोर हुई, जिसका प्रभाव भी किस पर पड़ा, मुगल साम्राज्य पर पड़ा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे औरंगजेब के पश्चात, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा किसको, मुगल साम्राज्य को। फिर सामंतों का नैतिक पतन या गुटबंदी या स्वार्थ। तो कुल मिलाकर के सामंतों का नैतिक पतन हम इसको मान सकते हैं, नैतिक पतन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से नूरजहां के समय में जो हमने देखा था कि नूरजहां के समय में काफ़ी जो सामंत हैं वे गुट बना करके रहने लग गए थे, और नूरजहां के समय से ही ये गुटबाजी प्रारंभ हो चुकी थी। तो वही गुटबाजी आगे जा कर के प्रभावी हुई, और जो औरंगजेब था उसके समय में ये चीज़ ज़्यादा हुई। क्यों? क्योंकि उनका नैतिक पतन हो चुका था। नैतिक मतलब कि उनके जो उत्तरदायित्व बनते हैं, उनके जो कर्तव्य बनते हैं साम्राज्य को लेकर के, वे उन कर्तव्यों से विमुख होने लगे थे। विमुख क्यों होने लगे थे? क्योंकि उनकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, क्योंकि उनके जो हिस्से का जो लाभ है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके कर्तव्यों की तरफ वो विमुख इसलिए हुए क्योंकि जो सम्राट था उस सम्राट ने भी अपने उत्तरदायित्व जो है वो उनको वहन करना स्वीकार नहीं किया था। और दूसरी बात, जो सामंत वगैरह हैं वे अपनी धनराशि या अपना जो वित्त है उसको किस में खर्च करने लगे थे? आलस्य में, भोग विलास में। यानी कुल मिलाकर के अपने ऐशो आराम पर वो अपने धन को नष्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से भी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि फिर उसकी देखरेख उचित प्रकार से बड़े प्रकार से नहीं हो रही थी। फिर हम बात करें कि शाही खजाना जो है उसकी स्थिति खराब हो चुकी थी। तो शाही खजाना, अब शाही खजाने की स्थिति खराब क्यों हुई? क्योंकि हमने जैसा ऊपर देखा कि बहादुर शाह जो उसका एक अयोग्य उत्तराधिकारी था, उसने क्या किया, बहुत सारे मनसब प्रदान किए, राजपूतों से वापस नीति स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन ये जो मनसब प्रदान किए गए और सामंतों की स्थिति सुधारने के प्रयास किए गए, उसकी वजह से क्या हुआ, वित्तीय स्थिति कमजोर हुई। और इस वित्तीय स्थिति कमजोर होने की वजह से प्रभाव क्या पड़ा, जो शाही खजाना है वो खाली होने लगा। और अगर शाही खजाना खाली होगा तो सीधी सी बात है कि सैनिक शक्ति जो है उस पर खर्च करने के लिए वित्त नहीं रहेगा, और ऐसे में अगर सैनिक शक्ति कमज़ोर होगी तो दूसरी जो ताकतें हैं वे जो हैं वो प्रभावी हो जाएंगी। और इसका नुकसान या इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो किस पर पड़ा, मुगल साम्राज्य पर पड़ा। यानी मुगल साम्राज्य जो है वो निरंतर कमज़ोर होता गया, और कमज़ोर होने के साथ साथ वो पतन की ओर अग्रसर होने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो था विदेशी आक्रमण। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तराधिकारियों के विषय में हमने अभी ऊपर बात की कि उत्तराधिकारी जो है उनके विषय में लेकर के कोई निश्चित नियम कानून नहीं थे, जिसकी वजह से औरंगजेब के पश्चात अयोग्य उत्तराधिकारी उत्पन्न होने लगे। सामंत जो है वो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने लगे, शाही खजाना खाली होने लगा, विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे, और जो सैनिक शक्ति है वो कमज़ोर होने लगी। तो विदेशी आक्रमण क्यों बढ़ने लगे? क्योंकि जैसा हम अपने समाज में, परिवार में भी अक्सर देखते हैं कि अगर समाज या परिवार में भी हम देखते हैं कि अगर परिवार के लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक गली मोहल्ले में रहने वाले लोग अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक धर्म विशेष के लोग अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो दूसरे धर्म के लोग, दूसरे परिवार के लोग, अड़ोस पड़ोस वाले लोग
उस चीज़ पर प्रभावी हो जाएंगे, उस चीज़ पर हावी हो जाएंगे, उस समाज पर, उस संस्था पर, उस परिवार पर हावी हो जाएंगे। ठीक वैसा यहाँ भी हुआ कि ये निश्चित या अनुभवी या कमजोर, अनुभवहीन हम इसको कह सकते हैं, अनुभवहीन या कमजोर उत्तराधिकारी होने की वजह से और आपसी झगड़ों की वजह से क्या हुआ, जो आपसी झगड़ों की वजह से जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर पड़ने लगा, उसमें फूट पड़ने लगी। तो ऐसा होने पर हुआ क्या, जो विदेशी आक्रमण थे या विदेशी ताकतें जो थी वो प्रभावी हो गई और विदेशी ताकतों ने निरंतर हमले करने प्रारंभ कर दिए। जैसे कि 1730 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने हमला किया। नादिर शाह ने ईरान से करनाल में हमला किया और करनाल को अपने अधीन कर लिया। ठीक इसी तरह से 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया। और अहमद शाह अब्दाली ने हमला करके क्या किया, पानीपत पर विजय प्राप्त की। जहां पर इससे हारे कौन, अहमद शाह अब्दाली से कौन हारे, मराठा, जबकि उस समय मराठा एक ताकतवर शक्ति थी। तो इस तरह से 1764 में फिर बक्सर के मैदान में भी हमला हुआ शाह आलम का। 1764 में शाह आलम, इसने हमला किया कहाँ, बक्सर में, जहाँ पर शाह आलम विजयी रहा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे विदेशी आक्रमण बढ़ते गए और 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और जो मुगल शासक थे, मुगल शासक कौन, इस समय जो यहाँ पर मुगल शासक थे वे थे कौन, बहादुर शाह जफर। इनको केवल पेंशन भोगी बना करके छोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कि इस प्रकार जो विदेशी ताकतें लगातार हमला करने लगी उसकी वजह से भी मुगल शासन पतन की ओर अग्रसर हुआ और लगभग वो समाप्त हो ही चुका था, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है उस पर आक्रमण करने के पश्चात और मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन फिर यहाँ पर स्थापित हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ की कर्ता धर्ता या सर्वे सर्वा बन चुकी थी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब की जो नीतियाँ थी, उन औरंगजेब की नीतियों की वजह से सबसे पहले मुगल साम्राज्य संकट में पड़ा और उसके पश्चात जो कमज़ोर स्थिति उत्पन्न हुई या मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ, उसकी वजह से विदेशी ताकतें यहाँ पर आई और अंततः अंग्रेज़ों का शासन हमारे यहाँ पर स्थापित हो गया। तो आज हमने ये जाना कि किस प्रकार औरंगजेब की जो नीतियाँ थी वो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार हुई और औरंगजेब की नीतियों के साथ साथ जो बाकी कारण थे जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, वे क्या कारण थे और मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात यहाँ पर किन विदेशी आक्रमणों का सामना भारत को करना पड़ा और अंततः जीत किसकी हुई या अंततः भारत में किसका शासन स्थापित हुआ। तो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी और आज की क्लास में जो बिंदु हमने समझना चाहा वो आपके समझ में भी आया होगा। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और जल्द ही हम ऑफलाइन अब मिल सकते हैं। शायद सरकार ऐसा निर्णय ले तो आपके जो एडमिशन माफ़ कीजिएगा एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उसको फिल करें और अपनी पढ़ाई पर नियंत्रण जारी रखें, अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। हो सकता है कि हम ऑफलाइन मिलें या हो सकता है ना भी मिलें, तो कुल मिलाकर के हमारा जो मोटिव है, हमारा जो उद्देश्य है वो पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए, चाहे हम ऑफलाइन करें या ऑनलाइन। तो फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।